हरे कृष्णा दोस्तों, मैं इस समय जो है लद्दाख भवन के सामने बैठा हूँ और हमारे साथ जो बैठी हैं उनका परिचय मैं उनसे ही लूँगा। और मैंने उनको जो है बहुत सारे आंदोलन में देखा है, विभिन्न जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसी के ज़रिए मैंने उनको पहचाना है। और अभी भी मुझे इनका नाम जो है याद नहीं है। यदि आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा होगा, उसमें भी इनको देखा होगा। और पहलवानों को जो आंदोलन हुआ था, विनेश फोगाट जो जंतर मंतर पर बैठी थी, उन आंदोलन में भी आपने इनको जो है देखा होगा। और वही जो है महिला हमारे साथ बैठी हैं आज जो है सोनम वांगचुक सर को जो है अपना सपोर्ट और समर्थन देने के लिए, उनके आंदोलन को, उनकी बातों को समझने के लिए, उनकी मांगों को समझने के लिए कि इतने सारे लोग जो है देश के अंतिम छोर से अपनी कुछ जो है मांगों को लेकर के यहाँ पर दिल्ली चले आए हैं पैदल चलते चलते, जिसको 17 दिन जो है हमने भी कवर किया सोनम वांगचुक सर की इस यात्रा को। तो मुलाकात हो गई यहाँ पर मैडम से, तो मैडम से ही उनका जो है परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल चलते चलते 02 पे आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। जी जी। तो ऐसा क्या था जो यहाँ खींच लाया? देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे सोनम वांगचुक को कई दिनों से, और उन्होंने जो पहले भी भूख हड़ताल वहाँ की थी, एक वीडियो मैंने देखा था कि ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, बहुत बर्फ लगी हुई, उसके बाद में ये वहाँ बैठे हुए थे। तो ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, उनका साथ देने के लिए मुझे लगा कि हमें उनका साथ देना चाहिए। अभी उस टाइम वहाँ तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ये दिल्ली में आए हुए हैं और 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। तो मैं आज उनका साथ देने के लिए यहाँ पे आई थी। उन्होंने कहा कि अंदर जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ जो लद्दाख से आए हुए लोग हैं, जो युवा भी हैं, उनमें महिलाएँ भी हैं, और वो सब अंदर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। लेकिन संडे के दिन वो यहाँ पे बाहर भूख हड़ताल करेंगे। उस टाइम जो भाई या बहन उनका समर्थन करना चाहे, जो उनको ज्वाइन करना चाहे, तो उसके नाते उनका साथ दे सकता है। तो कैसा लग रहा है आपको, जैसे सोनम वांगचुक सर ने जो है भारत सरकार से जो निवेदन किया था कि उनको धरना प्रदर्शन के लिए जो है जंतर मंतर की जगह दी जाए, मगर जो है उनका बार बार जो उनके निवेदन को जो है ठुकरा दिया गया। और अभी जो है ये हाई कोर्ट में भी गए हैं, पर हाई कोर्ट की थोड़ी डेट जो है आगे की है। तो इस तरह से मतलब एक लिविंग लेजेंड को एक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पे बैठा हुआ देख करके क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जंतर मंतर पे हमारा धरना, इनको रोकना, इनको धरने से रोकना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है, अगर लोगों का हक है ये अपना आवाज़ उठाना, अपने हकों की, अपनी मांगों को लेकर धरना देना, तो इनको रोकने के लिए जो सरकार कर रही है वो सही नहीं है। जनता ने भी इनका साथ देना चाहिए, और ये जानबूझ के यहाँ पे इनको अलग से रखा गया है। अगर ये आज जंतर मंतर में बैठे हुए होंगे तो बहुत सारे लोग इनके साथ होते हैं। यहाँ पे लोगों को परमिशन भी नहीं दी जा रही है, अंदर वो बाहर आके मिल रहे हैं, या मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो 2 मीडिया वाले जाके मुश्किल से मिल रहे हैं। लोकतंत्र में हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उससे हम अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया। जंतर मंतर के 30 अक्टूबर 2017 को इन्होंने पूरे जंतर मंतर को खाली कराया गया था। 22 धरने उस टाइम चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने 6 महीने तक जंतर मंतर खाली पड़ा रहा, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया गया। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि प्रशांत भूषण जी ने ये केस फ्री में लड़ा था। मजदूरों ने, सैनिकों ने मिलकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला। 6 महीने बाद हम जीते उस केस को। प्रशांत भूषण जी ने किसी से कोई फीस नहीं ली, फ्री में ये केस लड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस गाइडलाइंस बनाएगी इसके लिए, और धरना देने की परमिशन दी जाए, किसी को भी वहाँ पर खोला जाए जंतर मंतर। पुलिस ने गाइडलाइंस बना दी कि 9 से 4 बजे तक अपना धरना दे सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर जब तक लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो लोग कहाँ जाएंगे? अब ये लद्दाख से आए हुए हैं, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो क्या ये कहाँ जाएंगे? ये सड़कों में बैठे रहेंगे। कहीं तो मैं वही कहना चाहूँगी कि सरकार को ध्यान देना होगा। अगर आप आज पावर में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी
कोशिश करे। मीडिया सरकार के कंट्रोल में है तो मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही। कुछ टीवी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग यहाँ 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो नेशनल चैनल वाले तो कुछ नहीं दिखाएंगे। तो सुदेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनकी जो मांग है लेह लद्दाख के लोगों की, कि जिस तरह से हम एक कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बार बार इस बात का जो है बहुत जिक्र होता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जो आज हालात ऐसे हैं कि एक नागरिक के तौर पे जो है किसी को अपनी आवाज़ भी उठाने के लिए जो है उपयुक्त स्थल नहीं जो है मिल पाता है। तो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें जो है वीरान हो जाती हैं, सुनसान हो जाती हैं, आंदोलन ख़त्म हो जाते हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि संसद आवारा हो चली है? देखिए, अपने देश को अगर विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो सत्ता में बैठे लोग, अगर हम विपक्ष के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जनता आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार हो जाता है, वो अपनी मन मर्जी चलाना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं ना कि जनता को आवाज़ तो उठा रही है जनता, लेकिन सत्ता इतनी कंट्रोल में किया हुआ, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल में किया हुआ है, लोगों को इतना डराया जा रहा है कि कोई लोग आवाज़ उठा के पत्रकार सच लिखते हैं तो उनको जेल में डाल देते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, उनको बलात्कार की धमकी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गला तो घोट रहे हैं। आज हमारे देश किस प्रकार के आके खड़ा हो गया है? हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर कभी कोई डिबेट ही नहीं करता। हिंदू मुस्लिम है, जहाँ जिस राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता वहाँ पे जातियों के नाम से लड़ाई करवाते हैं। अभी तुरंत का मैं आपको उदाहरण दूँ, हरियाणा का चुनाव हुआ है। जी, मैं भी यही पूछना हूँ। हरियाणा के अंदर मैं पूछना चाह रही हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा 3 दिन पहले चुनाव से कि 3 दिन पहले कहा कि हमने व्यवस्था कर दी है, सरकार बीजेपी बना रही है। उनसे पूछना चाह रही हूँ कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे थे? मजदूरों को उन्होंने लाठियाँ मारी, किसानों को उन्होंने लाठियाँ मारी, कर्मचारियों को उन्होंने लाठियाँ मारी, आंगनवाड़ी महिला बहनों को उन्होंने लाठियाँ मारी, युवाओं को, अग्निवीरों को उन्होंने लाठियाँ मारी। तो कौन सा वर्ग है जिसने उनको वोट दिया? अगर सारी जनता लठ खाने के बाद, क्या कोई जिसको आप लाठियाँ मार रहे हो, जिसका आप हक छीन रहे हो, जिसको आप बेरोजगार कर रहे हो, जिसका आप रोजगार छीन लिया आपने, वो लोग आप वापस कैसे किसी को वोट दे सकते हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वो सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है बनाओ, आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कैसे, किसके वोट से बना रहे हो, हमें ये समझ में आ रहा है। हरियाणा के लोग मैंने देखा है, हर वर्ग को सड़कों पर उतरते हुए देखा है, तो वोट कहाँ से आए हैं? और सुबह तक आप बोल रहे थे कि 62 पर सीटें दूसरी पार्टी ले जा रही है, अचानक आप कहते कि वो पीछे आ गई, आप एकदम आगे हो गए। तो सुरेश जी, आपको ये सब जो है कुछ मैनेज लगता है? दाल में काला लगता है या पूरी दाल ही काली लगती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पूरी दाल ही काली लग रही है कि कहीं, मतलब हरियाणा के जितने भी वर्ग हैं, आप छोटे दुकानदार देख लीजिए, आप छोटे व्यापारी देख लीजिए, कि कोई तो आड़ती भाई बता दीजिए, कोई तो बताए, एक वर्ग तो हरियाणा का आके कहे कि मैं खुश था इस सरकार से। अगर 10 साल से वो महंगाई की मार झेल रहे थे, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो रखा है, पेट्रोल 100 के पार हो रखा है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे हो रखा है, अपराध के मामलों में हरियाणा नंबर 1 हो रखा है, तो क्या हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ़ हो गई कि इतना सब झेलने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी उसी सरकार को वापस लाएगी? कहीं ना कहीं ये मजाक नहीं लगता आपको? मैं सुरेश जी इस पे भी आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि एक तरफ सोनम वांगचुक जो एक लिविंग लेजेंड हैं, इनोवेटर हैं, साइंटिस्ट हैं, भारतीय सेना के लिए भी जो है इन्होंने इस तरह की रहने की व्यवस्था बनाई है कि माइनस डिग्री में भी जो है 15 डिग्री जो है में वो रह सकते हैं, इस तरह का शेल्टर इन्होंने बनाया है। एक तरफ इनको जो ये 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पहले 21 दिन बैठे, वहाँ पर टोटल मिला के करीब 65 दिन जो है सभी लोगों ने मिलकर भूख हड़ताल करी। पश्मीना मार्च निकालना चाहते थे, निकालने नहीं दिया। एक व्यक्ति हमारे यहाँ राजधानी में आकर के आखिरी छोर से आकर के यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक ऐसा व्यक्ति जिस पे बलात्कार को आरोप साबित हो चुका है, हत्या का आरोप साबित हो चुका है, जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है, उसको जो है परोल पे परोल मिलती है। मैं गुरमीत राम रहीम
दे रहा सच्चा नहीं तो वो पता पैरोल क्यों दे रहे हैं? आप ये देखिए कितना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव आए हों, चाहे विधानसभा के आए हों, लोकसभा के चुनाव आए हों, जब जब चुनाव आते हैं तब तब पैरोल पे भेजते, तो क्या लोगों को दिख नहीं रहा कि उनको सिर्फ उनके वोट चाहिए, वोटों के लिए बाहर भेज रहे हैं? जी तो जी मैं ये मतलब जो लोग समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, अब ये भाई बहन यहाँ 20 दिन मतलब 5 दिन हो गया भूखा तल पे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, इनकी सूट तो प्रधानमंत्री की नहीं है। दूसरे देशों में तो चिंता दिखाते हैं, एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, तो ये भी तो इंडिया के लोग हैं, इनसे क्यों नहीं मिल रहे? कोई भी आके बीजेपी के लोग आके क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो रही है, क्यों नहीं इनसे बात कर रही है? और इनकी हालत देखिए, दिन भर इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वो लोग सिर्फ पानी पे रुके हुए हैं, माताएं बहनें भी हैं, युवा बच्चे भी हैं, तो बहुत दुख हो रहा है उनको देख के कि मतलब अपने हकों को मांगने के लिए अन्न त्यागना पड़ता है, उसके बाद भी सत्ता में बैठे लोगों का दिल नहीं गुजरता। तो ये मतलब गांधीवादी रास्ते पे चल कर के सोनम वांगचुक जैसे लोग यहाँ पे चल कर के आते हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग यहाँ पे व्यथित होते हैं और अपनी जो है व्यथा लेकर के उनके साथ यहाँ खड़े हो जाते हैं, उनके स्नेह और समर्थन में कि हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है हमारी थूथू होती होगी, हमारी डेमोक्रेसी की भी थूथू होती बिल्कुल होती होगी। होगी। देखो, एक ये नारे लगा देने से है कि भारत का डंका बज रहा है, वो सही नहीं है। भारत का डंका बज रहा है ये कहने से भारत पे कोई विकास नहीं कर रहा है। भारत के अंदर क्या हो रहा है? जिस देश में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, जिस देश में दिन दहाड़े कोई आके दुकानदारों को लूट रहा है, दुकानदारों को फिरौती की धमकियां दे रहा है, मतलब कहाँ ला के रख दिया देश को? और फिर कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है देश, ताकि आप चैन से सो जाइए, देश सुरक्षित हाथों में। प्रधानमंत्री जी कब नींद से जागेंगे? प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है ऐसे जो प्रधानमंत्री जी की छवि को खुद ही खराब करवाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी या तो अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं, या दूसरे ऐसे सलाहकार को रखा हुआ है जो जानबूझ के इनकी छवि को भी खराब कर रहा है, साथ में देश को भी बर्बाद कर रहा है। ये प्राइवेट हाथों में दे दे के BSNL को इन्होंने ख़त्म कर दिया, जियो ला के लालच दिया कि फ्री में जियो की सिम बांट दी, हर गरीब से गरीब के हाथ में फ़ोन पहुंचा दिया। उसके बाद आप आज देखिए जियो के 800 से 1000 से नीचे रिचार्ज नहीं हो रहा। तो क्या गरीब आदमी करा, जिसकी दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपये में 4 दिन में कमाएगा, वो 5 से 5 रिचार्ज कराएगा? जी जी जी। तो ये जो स्थितियाँ जो है इतनी तेज़ी से बदली हैं और ये जो उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, ये जो बेचैनियाँ हैं हमारे आपके जैसे लोगों के भी के मन में, क्या क्या जो है आने वाले समय में आप क्या देखती हैं? और क्या मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे हम लोग, छोटा सा यूट्यूब चैनल है, और ये जो युवा हैं आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या आह्वान करना? युवाओं को क्या संदेश देंगे? देश का युवा आधे से ज़्यादा तो बाहर चला गया है। आप पंजाब में जाके देख लीजिए, आप गली गली गांव गांव जाइए, आपको सिर्फ बुजुर्ग दिखाई देंगे। पंजाब के गांव की हालत आप देखोगे तो आपको रोना आएगा, सिर्फ वहाँ बुजुर्ग हैं, सब देश छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में अभी शुरू हो रखा है, हरियाणा के भी बहुत सारे बच्चे जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं कि कम से कम वहाँ 2 रोटी कमा के तो खा लेंगे। यहाँ तो भरोसा नहीं है, ये कब हिंदू मुस्लिम करके कब लड़ाई करवा दे, कब क्या करवा दे, जाति का नाम से जहर बोल रहे हैं ये लोग। मतलब इतना बुरा हाल है। युवा जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। पढ़ लिख के युवा बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। अग्निवीर योजना लाई थी, उससे पहले के जो भाई थे जिनकी भर्ती, जिन्होंने अपना एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, तीनों जगह इनका फिजिकल इंटरव्यू सब कुछ हो चुका था, सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी था, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। और वो 1.5 लाख के करीब युवा भटक रहे हैं। 4 साल हो गए उनको, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कॉल लेटर कब आएगा, कब हम ज्वाइन करेंगे। अचानक आप एक आंख उठा के बिना कुछ देखे, आंख बंद करके एक योजना लागू कर देते हो कि अग्निपथ योजना लागू हो गई। कम से कम उन बच्चों का क्या दोष था, 1.5 लाख बच्चों का, जिन्होंने सारा भागा दौड़ी करी, 4 साल उन्होंने मेहनत करी, रात को 4-4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़े हैं भूखे प्यासे, कोचिंग के लिए गांव में ज़मीन बेच के कोचिंग ली है उन्होंने। तब उन्होंने अपना रिटन टेस्ट पास किया है एयरफोर्स का, उसके बाद उनको ज्वाइन नहीं करवा रहे। तो उन बच्चों की गलती कहाँ है? और अग्निवीर योजना लानी थी तो जो से अफसरों के लिए है सरकार ने, हमारे आर्मी में कि 5 चाहे अफसर 5 साल करे या 54 साल करे, वो अफसर के ऊपर है।
जी। परमानेंट जाएगा या शॉर्ट सर्विस जाएगा। तो जवानों के साथ छोटे लगे हर क्यों करी है सरकार। जवानों को भी तो ये मौका मिलना चाहिए कि भाई तू अग्निवीर बनना चाह रहा है या तू 17 साल तक सिपाही की नौकरी करना चाह रहा है। अगर हमारे जवान, हमारे युवा जा रहा है कि मैं 17 साल नौकरी करूँ, मैं 24 साल नौकरी करूँ, मैं 33 साल तक नौकरी करूँ, तो फिर उसको मौका क्यों नहीं मिल रहा। जी जी। आप देश की जनता पूछना चाह रही है प्रधानमंत्री जी से कि 4 साल से आपने रेगुलर भर्ती बंद क्यों कर रखी है सेनाओं की। 4 साल से एक भी फौजी भर्ती नहीं किया इन्होंने रेगुलर, और 4 साल से हर महीने लोग रिटायर हो रहे हैं सेनाओं से। तो सेनाएं हमारी कमजोर होती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है, तो आगे आने वाले समय में संख्याएं और कम होती जाएंगी। तो क्या दुश्मनों का सामना कर पाएगी भारतीय सेना भी। तो देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, आप रेगुलर भर्ती जारी रखो, उसके बाद अग्निवीर लाओ, और कि जो भी 4 साल सेना में जाना चाहिए अच्छी बात है, डिसिप्लिन सीख के आएगा, लेकिन रेगुलर भर्ती जारी होनी चाहिए। अफसरों को जैसे मौका मिलता है कि शॉर्ट सर्विस करें या परमानेंट जाएं, वैसे हमारे देश के जवानों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अग्निवीर बनना चाहते हैं या वो 17 साल नौकरी करना चाहते हैं। मेडिकल सुविधा मिलेगी। तो क्या भाड़े में फौज ला के आप कह रहे हो कि ये देश विश्व गुरु बन गया। जिस देश की सेनाएं भाड़े पे ला दी हो, मनरेगा की तरह हो गया कि मनरेगा वालों को 100 दिन की झाड़ी दो, तो वैसे ही फौजियों को भी कर दिया। अभी तुम 4 साल नौकरी करो, तब तक तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी, तब तुम भाग जाओ, न तुम्हें तुम्हारे रैंक मिलेगा, न तुम्हें कोई सुविधा मिलेगी। तो देश को बर्बाद करने के लिए अग्निपथ योजना लाई हुई है। और जो सेना में बैठे अधिकारी थे उस टाइम, मुझे नहीं पता उन्होंने अपना मुँह बंद क्यों रखा। अगर कुछ सरकार कुछ गलत योजना ला रही है तो सेनाओं के तीनों चीफों ने मिलके उसका विरोध करना चाहिए, ना कि सेना। अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना सेनाओं का काम नहीं है। सेना में पहले भी लोग थे। इंदिरा गांधी ने जब कहा था लड़ाई के लिए तो साफ साफ मार्शल ने उन्होंने मना कर दिया था। मानेकशॉ ने मना कर दिया था कि हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारी तो क्या आज के जो चीफ है क्या वो इतने कमजोर हैं कि सत्ता के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। मतलब आज वो कुर्सी में बैठे हैं, मुंह बंद है, कल वो पब्लिक के बीच में आएंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे चीफों से कि जब देश की सरकारें तानाशाही कर रही थी, देश की सेना को कमजोर करने की साजिश रच रही थी, तो तुम चुप क्यों थे। तो क्या उनके पास जवाब है। वो चीफ यहाँ आएंगे पब्लिक के बीच में तो वो क्या मुँह लेके निकलेंगे बाहर, क्या लोग निकलने देंगे उनको बाहर। तो चीफों को डरने की, किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। सेना के अंदर क्या गलत है क्या सही है, क्या उसका फैसला लेना उनका हक नहीं है, क्या उनकी ताकत, उनके अंदर ताकत नहीं है फैसला लेने की। आप ये सब बातें करते करते भावुक हो गई हैं। और नहीं, बात देश के नेशनल सुरक्षा की आती तो दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप खुद जो है एक फौजी की पत्नी है, और जिस तरह से हमने आपको देखा है ऐसे किसी भी जो है आंदोलन रहा है। मैं तो आपको इससे पहले जानता भी नहीं था। मैंने क्योंकि आप इन जगहों पे देखा था तो उसी से मैंने आपको पहचाना। तो आपने हमारे साथ इतना समय दिया और इतने भावुक हो गई हैं आप। कहीं ना कहीं हमारा भी मन जो है सच्चा हुआ जाता है इन सब बातों को लेकर के। और मैं जैसे जो है आज नहीं तो कल ही अंधेरा छटेगा। बिल्कुल इस रात की भी सुबह होगी, जरूर सुबह होगी। एक दिन तानाशाह कोई ये अमर होके नहीं आए, एक दिन हमेशा के लिए कुर्सी पे नहीं बैठ गए हैं। एक दिन मैं कहूँगी कि पाप का घड़ा भरने वाला है, और जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा अच्छे दिन भी आएंगे। इन्होंने दूसरे भाषण में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। हरियाणा में 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तो बेटियों को कहाँ पढ़ाएं प्रधानमंत्री जी बताइए। हरियाणा में 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। हर माँ बाप, हर गरीब मजदूर किसान प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता। तो आप नारा तो देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को कहाँ पढ़ाएं और बचाएं किससे। आपकी पार्टी से जुड़े नेताओं का नाम हर जगह आ रहा है। जहाँ जहाँ बलात्कार होते हैं हर जगह बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं का नाम आ रहा है। तो हम आपकी पार्टी के लोगों से कैसे बचाएं और कहाँ पढ़ाएं, या आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रधानमंत्री जी। तो ये थी हमारे बीच में जो है सुदेश जी, और उन्होंने अपने हृदय की व्यथा और कथा हमारे साथ साझा करी। और यदि आपको इनकी बातों से सहमति है और कहीं दिल की बात दिल तक यदि पहुंचती हो तो एक बार गौर करिएगा। एक संवेदनशील भारतीय नागरिक होने के नाते से प्रयास रहेगा कि हमारी इस जीवन की चलते चलते की यात्रा में
सुदेश जैसे न जाने कितने ही लोगों से मुलाकात होगी। उन मुलाकातों को कहीं वीडियो डॉक्यूमेंट करके आप लोगों के साथ जो है ये साझा करने का प्रयास जो है जारी रहेगा। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।